हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिज्म इन मैटर। मैटर के अंदर जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होते हैं वो किस वजह से आता है, उनका कॉज जानेंगे। उसके बाद एक दो टर्म नया है, जो एक मैग्नेटाइजेशन है जिसको आई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसको एच वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम लोग कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म देख लेंगे, उसके बाद इस पर आएंगे तो फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद ही इसको हम समझ पाएंगे अच्छी तरह से। तो इतना आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म किसी मैटर के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो किस वजह से होता है, तो उनके बारे में आज देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो पहले देखिए, हेडिंग दीजिएगा कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। तो पहला आज का हेडिंग है कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। तो जनरली हम लोग मैटर के अंदर देखते हैं मैग्नेटिज्म। तो मैटर जो होते हैं वो एटम से बने होते हैं, और एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। जनरली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, हम सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन को लेकर के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो जो मैटर होते हैं वो मैटर बने होते हैं एटम से, और एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं, और इनके चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जनरली ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अब आपको पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर मोशन है, कोई इसके ऊपर स्पीड है या वेलोसिटी है। तो इनका स्पीड है, अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया हम कंसिडर कर लेते, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर एक टाइम पीरियड के अंदर जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इनके वजह से एक करंट प्रोड्यूस होगा। जनरली हम जान चुके हैं कि जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो उनकी वजह से करंट आता है, और ये मोशन जो होता है वो कांस्टेंट है, क्योंकि जनरली जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ चुके हैं, और उन्हीं की वजह से इनका स्टडी कर रहे हैं। तो हम इनका जो स्पीड मानने वाले हैं वो कांस्टेंट होता है। भाई कांस्टेंट स्पीड से ये चारों ओर अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था। रिवॉल्व करने की वजह से इनके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट प्रोड्यूस होती है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होने की वजह से जो इसका डायरेक्शन है, इनके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट प्रोड्यूस होती है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से ये अपने ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर काट रहा है, इन्हीं की वजह से इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है या करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इट कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो रहा है। जैसे ये ऑर्बिटल मोशन के दौरान ये क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उनके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट प्रोड्यूस हो चुका है। अब ये करंट प्रोड्यूस हो चुका है तो आप अब दिख रहा होगा कि एक करंट कैरिंग लूप है। अगर जनरली इससे पहले आप लोग देख चुके हैं कि अगर कोई लूप है, अगर ये मान करके चलिए लूप है, तो इसके अंदर करंट अगर फॉलो हो रही है, तो करंट अगर फॉलो होती है, ये करंट कैरिंग लूप है। करंट कैरिंग लूप के बारे में इससे पहले स्टडी कर चुके हैं कि मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, और मैग्नेटिक डायपोल का होता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको जनरली हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, जिस तरह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़े थे, इसको जनरली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट दोनों कह सकते हैं। तो मैग्नेटिज्म में जनरली मैग्नेटिक मोमेंट हम जब कहेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही होता है। तो इनके वजह से ये लूप जो होगा ये करंट लूप बन चुका है, करंट लूप बन चुका है। अब ये करंट लूप जो करेगा वो एक बिहेव एज मैग्नेटिक डायपोल। जनरली बात जान चुके हैं कि कोई करंट कैरिंग लूप जो होता है वो करंट लूप है, वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। It behaves as magnetic
डायपोल। इतनी बात आपको पता चल गया कि आप जनरली देख लीजिए कोई मैटर एटम से बना है, एटम के अंदर, ये जरूरी नहीं कि मैटर के अंदर एक ही एटम होता है, बहुत सारे एटम्स होते हैं और वो बहुत सारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि इसको कहते हैं एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट या एटॉमिक डायपोल भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये प्रत्येक एटम के अंदर ये हो रहा है। क्योंकि प्रत्येक एटम के अंदर देखेंगे तो इंडिविजुअली एटम को देखेंगे तो सब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जनरली हम सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन को लेकर दिखाए हैं, अभी जो हम निकालने वाले हैं सब बात आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक डायपोल का क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जनरली अगर मान लीजिए कि अगर ये हमारा कोई करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप है, इससे करंट इस डायरेक्शन में अगर फॉलो हो रही है, तो अगर करंट का डायरेक्शन अगर ये है तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता होना चाहिए कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो जनरली एम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं वो आई और ए होता है। और इनका डायरेक्शन निकालने का तरीका भी बताएं कि करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल करना और फिंगर को कर्ल करने के बाद जो हमारा थंब पॉइंट करता है उसी डायरेक्शन को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन करते हैं। तो इस यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट इस तरह से मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो कुछ आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इस तरह से आ रहा है। तो जनरली अब हमको पता चल चुका कि कोई एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। ये क्या है? मैग्नेटिक डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल है। अब ये किसके वजह से है? तो इसको एटॉमिक डायपोल भी कह सकते हैं। जनरली हम इसको एटॉमिक डायपोल कहेंगे और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली डायपोल का जो डायरेक्शन इस तरह से होता है हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब यहाँ से हम जब भी इस तरह से कोई सिंबल दें, इसको थोड़ा अच्छा से बना देते हैं। अगर कुछ इस तरह का सिंबल अगर कहीं पे दिया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एटॉमिक डायपोल है। ये एटॉमिक डायपोल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से एरो, ये डाउनवर्ड भी कर सकते हैं, अपवर्ड भी। अगर यही करंट अगर क्लॉकवाइज होता, अभी ये ये क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता, इसका करंट डायरेक्शन इस तरह से होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज अगर होता तो हम सीधा इसको ऐसे करते थे, इसका डायरेक्शन जो है सो ऊपर आ जाता। तो एटॉमिक डायपोल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। तो ये एटॉमिक डायपोल या नेट डायपोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखने वाले हैं तो वो किसकी वजह से होता है? तो ये फर्स्ट पॉइंट था, इसको जनरली हम लोग फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ से लिखने वाले हैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम, मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज ड्यू टू। तो इनका पहला जो इनका कॉज है वो क्या है? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो आप समझ चुके हैं, यह ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, आप ये भी केमिस्ट्री के अंदर सुने होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करते हैं। जिस तरह से हमारा अर्थ क्या है, सन के चारों ओर रोटेट भी कर, रिवॉल्व भी कर रहा है और अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है। तो रोटेट करने का मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर ये स्फेरिक की तरह अगर इसको देख लिया जाए तो ये स्फेयर मान के चलिए इस तरह से ये स्पिन कर रहा है, अपने एक्सिस के ऊपर ये रोटेट कर रहा है, अगर घूम रहा है। तो जिस तरह से हमारा अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट, एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो जिसकी वजह से डे और नाइट होती है। रिवोल्यूशन की वजह से हम लोग जानते हैं कि जो ये मौसम, ठंडी, गर्मी, बरसात जो होती है रिवोल्यूशन की वजह से होती है। लेकिन जो रोटेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट होता है, तो इस रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अपने स्पिन के अबाउट रोटेट करता है। तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रही है, चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रही है तो यहाँ से भी कुछ करंट आएगा। तो इसका भी एक वजह होता है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द नेट एटम का देख लेंगे तो ये क्या ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता ही है। तो उसके बाद ये भी सेकेंड फैक्टर होता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ऑन
एक्सिस। तीसरी बात है कि ये क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स की बात है कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, जनरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो हमें चार्ज पार्टिकल से मतलब है, तो वो प्रोटॉन एक जगह पे स्थिर नहीं होते, वो भी अपने पॉइंट अपने जगह पे जो है सो वो मूव करते रहता है। इन थर्मल मोशन की वजह से उसके अंदर जो है सो काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, बहुत सारे उसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर की बात है, ये क्वांटम लेवल पे जाकर के डील होगा। तो बस हम इतना बताना चाहते हैं कि ये मैग्नेटिक मोमेंट जो एटम का होता है वो सिंपल ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होती है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन जो वो स्पिन भी कर रहे हैं और साथ साथ उसके न्यूक्लियर के अंदर जो प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है वो भी रैंडम मोशन करते रहता है, जिसकी वजह से वहाँ से भी कुछ करंट आता है और वो सारे करंट मिल करके यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायपोल दिखा रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है वो भी अपने पॉइंट के अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं या रोटेट करते हैं, तो वो सब ये सब दोनों बात देखा जाए तो ये क्वांटम फिजिक्स की बात हो जाती है या क्वांटम मैकेनिक्स की, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो जाती है। और अपने सिलेबस में क्वांटम मैकेनिक्स है नहीं, बस इतना ही हम लोग समझ जाएंगे कि इनके बारे में नहीं, लेकिन मोस्टली जो होता है यही बहुत ज़्यादा है, ये लार्ज कंट्रीब्यूशन देता है, इनका होता है लार्ज कंट्रीब्यूशन। इन दोनों की वजह से होता है, जो जनरली एक्सिस के अबाउट जो स्पिन की वजह से और ये न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही स्मॉल होता है, लेकिन ये लार्ज कंट्रीब्यूशन इनका होता है। और इनका क्या होता है, इन दोनों का स्मॉलर या स्मॉल कंट्रीब्यूशन, तो जिनकी वजह से जनरली हम लोग अगर बात करने वाले हैं अभी जो क्लास में पढ़ रहे हैं जनरली 12th में, तो सिर्फ हम लोग देखेंगे ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही एटम के अंदर मैग्नेटिक डायपोल होते हैं। और समझ रहे हैं कि जब ये एटॉमिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा तो एटॉमिक डायपोल के अंदर जो है सो हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही बात है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ किसी एटम का देखेंगे। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे, जिस तरह से यहाँ पे किए हैं। तो अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ से लिखने वाले हैं कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ किसी एटम के अंदर होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सभी के मैग्नेटिक मोमेंट का सम जो हो जाएगा वही एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कहलाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम is due to magnetic moment of all electron तो तीसरा पॉइंट ये हो गया कि किसी भी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के नहीं हो सकता, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबके इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा उन सब का सम करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा और सेम डायरेक्शन में होगा तो वो ऐड हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट आप समझ गए। पहली बात आप समझ गए मैटर के अंदर जो होते हैं वो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन की वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होती है, इसको क्या वजह से करंट प्रोड्यूस होती है। अब ये करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका मैग्नेटिक डायपोल कह सकते हैं। करंट कैरिंग लूप जो होता है वो एक मैग्नेटिक डायपोल होते हैं, और मैग्नेटिक डायपोल का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जनरली हम लोग जान चुके हैं मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो M=I, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। तो इतना बात आप लोग समझ गए हैं, तो इसको एक बार पॉज करके लिख लें। देखिए हम लोग चौथा पॉइंट देखने वाले हैं। तो 4 नंबर पॉइंट में देखते हैं कि कुछ एटम्स जो होते हैं, किसी एलिमेंट का एटम जब होते हैं या उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पेयर में होते हैं। जनरली आप जानते हैं कि हीलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर में होते हैं। उसी तरह से अगर आप देख लें नियॉन के अंदर या आर्गन के अंदर, तो पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है कि उनके डायपोल जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इसको आप दिखा देते हैं कि इनको लिख रहे हैं इन एटम्स ऑफ
सम एलिमेंट, जैसे कि हीलियम एक एलिमेंट है तो उनके अंदर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन होता है वो सभी एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल ड्यू टू पेयर्स। तो आप इनके अंदर समझ लीजिए कि अगर मान के चलिए हीलियम है, तो एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि कोई हीलियम एटम, तो हीलियम का कन्फिग्रेशन आप जानते हैं कि 1s2 होता है। तो इनके अंदर फर्स्ट सेल, एक ही सेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो केमिस्ट्री में आप देखे होंगे कि इसके अंदर जो दिखाते हैं रिप्रेजेंट, ये इस तरह से कोई ऑर्बिट है और ऑर्बिट के अंदर ये कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ये 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो जनरली हम इस एरो को दिखाते हैं तो वहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन ये मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली हम मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरह से, तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो हो जाएगा। तो पहले रुकिए, इसका हम डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको, चलिए, तो ये इलेक्ट्रॉन आप चल रहा है क्लॉकवाइज में। अभी ये देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो चल रही है क्लॉकवाइज में, तो करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो करंट जो इसके अंदर से आ जाएगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये करंट है। तो करंट की वजह से आप देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, ये एक करंट कैरिंग लूप है, तो करंट कैरिंग लूप के इस मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन देखेंगे तो अपवर्ड आ जाएगा। तो इनका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट का कुछ ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन का है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते रहते हैं। अब यहाँ से दिखा सकते हैं कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर वो कुछ अपोजिट डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, करंट इस तरह से हो जाएगा। अब जब करंट के डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक मोमेंट को निकालना है तो करंट डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल करेंगे, फिंगर कर्ल करने के बाद जब हमारा थंब पॉइंट करता है वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो जाए। अब ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो आने वाला है वो 0 है। तो यहाँ पे देखने वाले हैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो यहाँ पे कोई एटॉमिक डायपोल नहीं बन रहा है, तो यहाँ से कह सकते हैं नो एटॉमिक डायपोल। अब जनरली हम एटम के बारे में जब बात करेंगे तो एटम के अंदर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन जब हम एटम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट मिल करके वो 0 बन चुका है। तो इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं नो एटॉमिक डायपोल। यहाँ पे कोई एटॉमिक डायपोल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जनरली उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन जब दोनों का डायरेक्शन को कंसिडर करके हम जब ऐड करते हैं तो 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे जो होते हैं कंपाउंड, उसको डायामैग्नेटिक कंपाउंड कहते हैं या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो जनरली ये केस में होते हैं, डायामैग्नेटिक के केस में होते हैं। ऐसे जिसमें पेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसको हम लोग डायामैग्नेटिक कहते हैं। ये मैग्नेट को रिपेल करता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल। हर बात क्लियर होनी चाहिए, एक एक बात करके समझा रहे हैं। तो अब क्या होता है कि हम तो ऐसे जानते हैं कि अगर कुछ एलिमेंट है उनके अंदर पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से अगर हम सोडियम को उठा लें, लिथियम को उठा लें, तो उनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेड है उनकी वजह से तो एटॉमिक के डायपोल कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अनपेड रह जाएगा उनकी वजह से डायपोल होगा, और वही डायपोल जो हो जाएगा वो एटम का डायपोल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5वां पॉइंट में, बट in atoms of some element, in atoms of some element तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन do not cancel each other।
कैंसिल ईच अदर। तो अब आपको पता चल चुका कि कुछ एटम जो होते हैं वो जनरली उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं पैरा मैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक का ही एडवांस वर्जन एक है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जैसे ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे एटम या ऐसे स्पीसीज जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ये केमिस्ट्री में आप इसका नाम सुन चुके होंगे अच्छी तरह से। और इन्हीं का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है फेरोमैग्नेटिक। ये लास्ट क्लास में ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो मैटर जब पढ़ाएंगे तो उनके अंदर 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पहला डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पढ़ेंगे। तो जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे सब्सटेंस को हम लोग पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रहता है। तो अब इनके अंदर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल डायपोल को देखेंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा ये लिथियम है, जैसे ये लिथियम है, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2p1 होता है। अब इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इस तरह से, तो जैसे कि ये देखिए ये 1s है और उसी के बाद देखेंगे सॉरी 2s, ये 1s 2s1 आ जाएगा, ये 2s1 है, तो इसको 2s1 कह सकते हैं। तो इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इनके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट रहेगा और ये एटम्स के अंदर है। तो यही मैग्नेटिक मोमेंट जो एटम का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एटॉमिक डायपोल ये प्रेजेंट है। ये क्या है, एटॉमिक, या इसको एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट कह सकते हैं, सॉरी एटॉमिक डायपोल कह सकते हैं। अब ये एटॉमिक डायपोल है, तो एटॉमिक डायपोल होने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो इसका हम कह सकते हैं इनके अंदर क्या होगा, एटॉमिक डायपोल मोमेंट होगा, या एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट है। जनरली एटॉमिक डायपोल अगर होगा तो हम इसका सिंबल बताए थे कि जनरली हम लोग इसको या तो ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे या इसी को और कह देते हैं, कुछ इस तरह का सिंबल बताए थे अभी कि इस तरह के सिंबल से करेंगे रिप्रेजेंट। अगर एटॉमिक डायपोल होगा तो हम ये, या तो अगर डायरेक्शन अपवर्ड है तो इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, और जब डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा तो हम जनरली इस डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो किसी एटम के अंदर अगर एटॉमिक डायपोल प्रेजेंट है तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि ये एटॉमिक डायपोल प्रेजेंट है, चाहे ये एरो हो चाहे ये एरो, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड, उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब आपको पता चल गया कि जो एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और ऐसे एटम या एलिमेंट जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। और उनके अंदर जो है सो कोई एटॉमिक डायपोल प्रेजेंट नहीं होता है। तो इनको आप एक बार लिख लीजिए। तो देखिए आप लोग छठा पॉइंट देखने वाले। छठा पॉइंट में कि अगर कोई भी मैटर को हम लेंगे, अगर मैटर का अगर छोटा सा स्पीसीज ले रहे हैं तो छोटे से स्पीसीज के अंदर क्या होते हैं, करोड्स ऑफ एटम्स होंगे। और करोड्स ऑफ एटम है तो अगर सभी एटम एटॉमिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा तो हम कह सकते हैं कि करोड्स ऑफ एटॉमिक डायपोल है। तो वो एटॉमिक डायपोल का सबका इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट होगा। लेकिन अगर किसी स्मॉलर वॉल्यूम के अंदर हम कंसिडर करेंगे तो अपने रैंडमनेस की वजह से उसका जो सम होगा वो 0 आ जाता है। तो इसी को बात को हम समझा रहे हैं कि पॉइंट नंबर 6 है। तो स्पेसिमेन छोटा सा लेते हैं, स्पेसिमेन ऑफ मैटर। अब छोटा सा स्पेसिमेन लिए हैं तो इसे मान के चलिए ये हम छोटा सा ले लिए। इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे एटम्स हो जाएंगे, जनरली बहुत सारे करोड्स ऑफ एटम हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसके अंदर बहुत सारा एटम है, ये सब दिखा रहे हैं, ये एटम है। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग करोड्स ऑफ एटम। अब सभी एटम जब बिहेव कर रहा है एटॉमिक डायपोल की तरह तो हम कह सकते हैं करोड्स ऑफ एटॉमिक डायपोल है।
क्रॉस एटॉमिक डायपोल। तो अभी हम बताए थे कि एटॉमिक डायपोल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे एटम को दिखाएं, जैसे कि ये एटम है, तो प्रत्येक एटम को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे एटॉमिक डायपोल से। तो कुछ इस तरह का सिंबल दे देते हैं, ये एटॉमिक डायपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एटॉमिक डायपोल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है? एटॉमिक डायपोल है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो एटम्स का, वो एटम का। अब जितने भी एटम वो सभी एटॉमिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, तो हम एटॉमिक डायपोल इसके अंदर दिखा देते हैं, क्योंकि ये सभी अगर कोई मैटर है तो मैटर के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, और एटम्स को यहाँ पर दिखा करके हम लोग दिखा रहे हैं एटॉमिक डायपोल को। तो इसका रैंडम डायरेक्शन में कुछ होता है, कुछ इस डायरेक्शन में होते हैं, कुछ डायरेक्शन में, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से। तो मतलब इनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, ये थर्मल मोशन की वजह से, यानी कि थर्मल, अगर कोई भी मैटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो आती है वो थर्मल मोशन की वजह से आती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो टेम्परेचर की वजह से जो आता है उसको थर्मल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये इस तरह से रैंडम बने रहते हैं। तो हम दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं, ये सब एटॉमिक डायपोल है, ये एटॉमिक डायपोल है। इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो ये देख लीजिए, कोई छोटा सा स्पीसीज लिए, इसके अंदर बहुत सारे एटॉमिक डायपोल प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर हम छोटा सा अगर कोई स्मॉलर वॉल्यूम उठाएं, जनरली ये एक स्मॉलर वॉल्यूम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो इस स्मॉलर वॉल्यूम का अगर हम देख लें, जनरली 1 mm 1 मीटर क्यूब का अगर लेते हैं, तो जैसे 1 mm मीटर क्यूब का स्पेसिस है, तो 1 मीटर क्यूब का स्पेसिस जब लेते हैं तो इसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं लगभग 10 टू द पावर 20 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब 10 टू द पावर 20 ये लगभग होते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन है, लगभग 10 के पावर 20 एटम्स होते हैं। अब 10 टू द पावर 20 एटम्स है तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 टू द पावर 20 एटॉमिक डायपोल है, एटॉमिक डायपोल है। और इस केस में जो होता है कि इस वॉल्यूम के अंदर स्मॉलर वॉल्यूम जो 1 mm क्यूब का लिए हैं, तो इनके अंदर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा सभी एटॉमिक डायपोल को मिला करके, तो वो 0 होता है। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट ये कब देख रहे हैं? जब किसी भी तरह का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है। यहाँ लिख सकते हैं नो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। इसके ऊपर अभी किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया, तो इसके अंदर जो कोई किसी तरह का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो आने वाला है वो 0 हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो यहाँ से दिखा सकते हैं कि इनके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका m वेक्टर 0 है। अब पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी स्पीसीज को अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप जानते हैं कि एक एटॉमिक डायपोल, अगर कोई एटॉमिक डायपोल होते हैं तो एटॉमिक डायपोल के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या किसी भी तरह का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रखते हैं तो उसके अंदर एक टॉर्क अप्लाई होता है। टॉर्क अप्लाई होने की वजह से ये मैग्नेटिक डायपोल जो है वो अलाइन होना चाहेगा फील्ड के डायरेक्शन में। जनरली आपको इससे पहले हम लास्ट क्लास में ये जो मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म है उसमें पढ़ाए थे कि अगर किसी भी मैग्नेटिक डायपोल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक प्रोड्यूस करता है, वो टॉर्क घुमा करके उसको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखना चाहता है। जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को याद कीजिए, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड सबको याद रहता है। तो अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए कि कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हम डायपोल रखे हैं, जनरली इस तरह का कुछ डायपोल रखे हैं। तो डायपोल का डायरेक्शन मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इस तरह से और नेगेटिव चार्ज इस तरह से। तो डायपोल डायरेक्शन आप जानते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव होता है और कुछ एंगल यहाँ पे थीटा है, तो इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा और इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा। ये दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम नहीं है। सेम नहीं होने की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है
और टॉर्क का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, P क्रॉस E होता है। ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क लगती है उसको हम लोग कहते हैं M क्रॉस B, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। तो इसी तरह से अगर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये स्पीसीज जितने भी मैटर का उनके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो टॉर्क इसको घुमा करके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करना चाहेगा। तो यहाँ से पॉइंट नंबर 7 लिख सकते हैं, इफ एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, फील्ड या ऐसे कह सकते हैं, इफ मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से लिख सकते हैं अ टॉर्क एक्ट्स ऑन एटॉमिक डायपोल and this torque aligned या try to align कर सकते हैं, try to align in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field। तो अब यहाँ से हम छोटा सा अगर कोई स्पेसिज को उठाएंगे, अगर मान लीजिए इसके अंदर अब एक छोटा सा स्पेसिज निकाले हैं, तो इसके ऊपर सभी के अंदर क्या लगा है कि टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। टॉर्क प्रोड्यूस अगर मान के चलिए हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे प्रोड्यूस कर दिए, ये है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक्सटर्नल लगा दिए हैं। तो आप सभी टॉर्क के ऊपर क्या है, इसी के डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से इन सबको एलाइन करना चाहेगा। तो मैक्सिमम, अभी भी सब कोई एलाइन नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जो इसके अंदर एटॉमिक डायपोल हो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो इस केस में जीरो हुआ था, अब ये जीरो ना होकर के नॉन जीरो हो जाएगा। तो आप मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है कुछ ऐसे, सॉरी एटॉम है कुछ ऐसे आ जाएगा। अभी भी कुछ रैंडम मोशन कर रहे हैं, जनरली अभी भी कुछ रैंडम मोशन कर रहे हैं, वो अभी भी थर्मल के वजह से, थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से रैंडम में है। लेकिन अगर नेट का देखेंगे तो वो नॉन जीरो आ जाएगा, क्योंकि इस बार मिला करके जीरो नहीं होने वाला है। तो कुछ इस तरह से ज़्यादातर जो डायपोल होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं। तो अब इनके अंदर हम स्मॉलर वॉल्यूम लेंगे, अगर इस स्मॉलर वॉल्यूम लिए हैं तो इस वॉल्यूम के अंदर जो है सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो आ रहा है वो नॉट जीरो होगा। अब बात आपको क्लियर हो गई है। अगर किसी स्पीसीज जिसके अंदर एटॉमिक डायपोल अगर प्रेजेंट है भी, तो उनको अगर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फील्ड में अगर नहीं रखा गया तो वो क्या है कि नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब जब इनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो अब ये मैग्नेटाइज हो चुका है। ये यहाँ से लिख सकते हैं मैटर गेट मैग्नेटाइज, अब ये मैग्नेटाइज हो चुका है, इसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ चुका है। आप जान चुके हैं किस तरह से हो गया। अगर कोई ऐसा स्पीसीज या इस तरह के एटम्स का मैटर को लेंगे जिसके अंदर क्या है कि जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर एटॉमिक डायपोल प्रेजेंट होगा। और वो एटॉमिक डायपोल किसके, अगर एक्सटर्नल फील्ड में आने की वजह से वो क्या अलाइन हो जाते हैं। अलाइन होने की वजह से इसके अंदर कुछ मैग्नेटाइज हो चुका है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आ गया है। अब इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, जिस तरह से अभी दिखाए थे आई जिस तरह रिप्रेजेंट किए थे। तो इतना लिखिए। अब हम लोग देखने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या उसी को मैग्नेटाइजेशन भी कह सकते हैं। तो इतना बात क्लियर हो गया है, तो इसे पॉज करके एक बार लिख लें। एक छोटी सी बात इसे बताना छूट गया था। देखिए अभी अगर मान करके चलिए, अगर हम इसके अंदर
कुछ एटॉमिक डायपोल को अलाइन कर दिया गया है। तो इस अलाइनमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, या तो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और ये टॉर्क प्रोड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उसको अपने फील्ड के अलाइन करना चाहेगा। और दूसरा वजह है कि हम इसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अलाइनमेंट कैन बी इंक्रीज, यहाँ पे लिख सकते हैं अलाइनमेंट कैन बी इंक्रीज। नंबर 1 पे पहला क्या है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में रख देंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाइड, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाइड करेंगे उतना ज़्यादा ये अलाइन करेगा। और दूसरा बात है कि टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें। क्या टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो इनकी वजह से थर्मल मोशन कम हो जाएगा, और थर्मल मोशन कम हो जाएगा तो उनके ऊपर जो अपनी काइनेटिक एनर्जी वो कम बचेगा। अगर कम ताकत है तो वो उन्हीं के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना आसान चाहेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं डिक्रीज टेम्परेचर, या तो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें या टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। टेम्परेचर अगर घट जाएगा तो इनका थर्मल मोशन कम हो जाएगा, थर्मल मोशन कम होने की वजह से सारा एटम जो है वो एटॉमिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो इनको आप लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटाइजेशन। तो इसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, इसको आई वेक्टर से रिप्रेजेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, या इसी का दूसरा नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दोनों एक ही चीज़ को दिखा रहा है। तो ये किस तरह से होता है अभी हम देख चुके हैं कि अगर कोई भी स्पीसीज को, जनरली हम कोई एक स्पीसीज लेते हैं, अगर इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इनके अंदर प्रेजेंट जो डायपोल होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं। तो हम मान लें कि कुछ इस तरह से डायपोल, अभी भी कुछ रैंडम है लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं, वो मैक्सिमम अलाइन हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए हैं, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो लेने वाले हैं कुछ इस तरह से ही होगा, ये बी एक्सटर्नल है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो आई होती है, इस आई को जनरली ये आई जो होता है वो आई होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहते हैं, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको फॉर्मूला से देखते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल भी करा देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आई को लिखने के लिए हम लोग जनरली आई को हम लोग लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या इसी को मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कह सकते हैं, या इसको मैग्नेटाइजेशन अगर सिंपली कह देंगे तो समझ में आ जाना चाहिए ये मैग्नेटाइजेशन को दिखा गया है। तो ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये एम रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक मोमेंट को, ये मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है मैग्नेटिक मोमेंट। एनसीईआरटी में इस मैग्नेटाइजेशन को एम से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को एम से रिप्रेजेंट कर लें, इसलिए ऐसे में अगर देखेंगे तो उसको आई से ही रिप्रेजेंट किया है। ये है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम। तो अब आपको पता चल गया मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट जो है सो उसके अंदर है, तो उसको कहते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, या इसी को कहते हैं मैग्नेटाइज हो चुका है। अब इनके अंदर क्या है कि अगर ये कोई स्पीसीज था, इस स्पीसीज के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या अप्लाई किए हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से इनके अंदर जो डायपोल है वो मैग्नेटाइज हो चुका है। वो मैग्नेटाइज होने की वजह से कि वो अलाइन हुआ है, तो अलाइन होने की वजह से ये मैग्नेटाइज हो चुका है। तो आप इनके अंदर जो नेट, इस मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कि ये कुछ एक्सटर्नल है। अब ये इनके अंदर भी आई, ये जो अलाइन हुआ है अब ये भी मैग्नेटाइज हो चुका है। एक तो मान के चलिए पहले भी एक्सटर्नल दी है, अभी एक्सटर्नल की वजह से कुछ ये अपना भी फील्ड प्रोड्यूस कर लिया, तो अब ये इनके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो एक्सटर्नल से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं
नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल इज लार्जर देन एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड तो कुछ लगा ही, अब एक इंटरनल की वजह से ये खुद मैग्नेटाइज हो चुका है, तो दोनों प्रॉपर्टी आ चुका है, ये भी एक्सटर्नल भी आ चुका है, इसका कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी जो आज आई की वजह से वो भी आ चुका है, एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ से एक क्वेश्चन करके दिखाइए, तो एक क्वेश्चन इस पे है। तो क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट विथ मैग्नेटिक डाइपोल विथ पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ है m है, विथ पोल स्ट्रेंथ m, लेंथ ऑफ डाइपोल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ डाइपोल 2L एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ A, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब क्वेश्चन यही है, फाइंड I। तो अगर इसको आप करना चाहें तो एक बार कोशिश करें। कर लिए? चलिए देखिए हम करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन, तो I इक्वल टू क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट आपको ये पता होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालते थे Q इंटू एल, तो यहाँ पे जो हम बताए थे कि जिस तरह से वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसी तरह से हम लोग मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को कहते हैं। तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट जो आने वाला है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो m इंटू, जैसे जनरली हम दिखाते हैं इसको तो कुछ ऐसे होते हैं मैग्नेटिक डायपोल, ये m और ये माइनस m है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2L होता है, वो 2L है डिस्टेंस, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है इनका A। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा कि पोल स्ट्रेंथ इंटू उनके बीच का डिस्टेंस, तो इंटू 2L, ये 2L मैग्नेटिक मोमेंट हो चुका है। और इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो साउथ से नॉर्थ होता है, कुछ ऐसे होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे होता है। तो ये हो चुका है। वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ जो आपका है वो 2L है। तो यहाँ से पुट करेंगे सबका वैल्यू, तो I इक्वल टू जा जाएगा वो m इंटू 2L और डिवाइड बाय, यहाँ से देख सकते हैं तो ये A इंटू 2L आ जाएगा, तो ये 12, तो 12 कैंसिल हो जाएगा, तो I जो आ चुका है नेट वो m बाय A। तो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया आ चुका है। अगर हम इनका SI यूनिट निकालना चाहेंगे तो देखिए आराम से इसका SI यूनिट निकाल सकते हैं। तो SI यूनिट निकालने के लिए हमें मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। SI यूनिट, तो मैग्नेटिक मोमेंट किस तरह से होता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट को लिख सकते हैं I इंटू A, पता है I का यूनिट एम्पियर है, इनका एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो SI यूनिट अगर इसका हम निकालना चाहेंगे तो यहाँ से देख लीजिए SI यूनिट क्या हो जाएगा, इनका मैग्नेटिक मोमेंट का होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का आप जानते हैं मीटर क्यूब होता है, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसको हम हटा करके क्या लिख सकते हैं? एम्पियर पर मीटर, पता चल चुका है। तो ये SI यूनिट भी इनका हो चुका, निकाल दिए। तो कभी कभी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का SI यूनिट भी पूछ देगा, तो आप बता सकते हैं कि एम्पियर पर मीटर निकालें। फॉर्मूला दिमाग में हमेशा याद रखना कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू A। तो I का एम्पियर एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और डिवाइड बाय वॉल्यूम है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिख दिए हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे एम्पियर पर मीटर आ चुका है। तो इनको आप एक बार लिख लीजिए।
तो अब हम लोग देखने वाला नेक्स्ट टर्म मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको एच वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, या इनका दूसरा नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये कितना मैग्नेटाइज कर पाएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये वो पहले क्या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था, या यही मैग्नेटाइज करता है उनको। तो जनरली हम आपको अभी बता देते हैं कि अगर कोई भी स्पीसीज लिए थे, इसी तरह से अभी पूरा क्लास इसी के ऊपर आज होने वाला है। तो ये जब किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हम रखे थे, क्या किए थे, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखे थे। तो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखने के बाद जो इनके अंदर एटॉमिक डायपोल है वो कुछ अलाइन हो जाते हैं, सब तो नहीं होते लेकिन कुछ न कुछ अलाइन हो जाते हैं फील्ड के डायरेक्शन में। अगर मान कर चलिए कुछ इस तरह से हम फील्ड बना दिए हैं, तो ये जनरली बहुत सारे डायपोल अलाइन हो जाते हैं। तो इस डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं, तो ये बी एक्सटर्नल है। तो बी एक्सटर्नल को हम लोग बी नॉट से रिप्रेजेंट करें। जनरली हम वैक्यूम को मानते हैं, तो वैक्यूम को हम लोग नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आया है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल इज ड्यू टू टू फैक्टर। अब देखिए दो फैक्टर कौन कौन होने वाला है। पहला फैक्टर तो ये है कि पहले हम जो इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालें, तो ये पहला फैक्टर होगा। सेकंड फैक्टर ये होता है कि इनके वजह से अंदर में जो डायपोल होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं। अलाइन होने की वजह से कुछ मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं पहला फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर ये मटेरियल के अंदर की बात है, तो इंटरनल फैक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डायपोल, या ये भी कर सकते हैं सम मैग्नेटाइजेशन अकर्स अब ये मैग्नेटाइजेशन अकर्स वहाँ है, तो यहाँ से एक टर्म हम लोग देख चुके थे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैग्नेटाइजेशन है। तो ये इंटरनल फैक्टर की वजह से। तो आप देखिए इनके इनसाइड मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, फील्ड इनसाइड मटेरियल, ये तो जनरली हम इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो फैक्टर से आया है। पहला तो इंटरनल फैक्टर है, तो बी इंटरनल, और सेकेंड जो आ रहा है बी एक्सटर्नल। ये आपको पता चल रहा है। तो अब एक्सटर्नल फैक्टर क्या आने वाले हैं। एक्सटर्नल फील्ड जो ये फील्ड अप्लाई किया, अगर फील्ड अप्लाई की है तो जानकर मान के चलिए कि अगर किसी सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर अगर किसी मटेरियल को अगर हम प्लेस कर देते हैं, जनरली सोलेनॉइड के केस में बताया था कि कोई मटेरियल के ऊपर ही हम वायर को वाउंड कर देते हैं, ताकि वो मटेरियल के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहेंगे तो स्विच ऑन करेंगे तो करंट, जैसे मान करके चलिए यहाँ पे कि कोई सोलेनॉइड ले लिया है, ये एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर करंट भेजेंगे और इस सोलेनॉइड के अंदर ही हम मटेरियल को प्लेस कर देते हैं। अगर कोई मटेरियल को अब इसके अंदर प्लेस कर दिया है, तो इस मटेरियल के अंदर क्या होगा कि एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हुआ है। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किसकी वजह से, ये करंट जब भेजे तो करंट के अंदर भेजने की वजह से इनके इनसाइड जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, वो म्यू नॉट एन आई। आपको पता होना चाहिए कि ये बात बता चुके हैं, किसी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उनका वैल्यू होता है म्यू नॉट एन आई होता है।
अब इनके अंदर अगर मटेरियल को अगर हम प्लेस कर दें तो मटेरियल को प्लेस करने की वजह से इनके अंदर एटॉमिक डायपोल है, और एटॉमिक डायपोल फील्ड के डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाते हैं। अलाइनमेंट होने की वजह से ही मैग्नेटाइजेशन कुछ हो जाता है। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरह से एक एक्सटर्नल फैक्टर जैसे मान करके चलिए करंट हो सकता है, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसे भी कह सकते हैं। तो दूसरा हो जाएगा एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फील्ड में क्या आ जाएगा, लाइक करंट या मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटिक, इसी को इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी एच, या इसी को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कह सकते हैं। तो ये बात आपको पहले से पता है, उस तरह से हो गया है। तो आप पता चल चुका है कि ये इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर को इससे। तो यहाँ से हम सीधा कह सकते हैं कि बी जो हमारा है वो नेट बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल फैक्टर आई प्लस एक्सटर्नल फैक्टर एच पे डिपेंड करेगा। तो इनको नीचे वाले को आप लोग एक बार लिख लीजिए, हम उसको मिटा देते हैं। नीचे लिख लिया? तो चलिए अब हम लोग कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन करने वाले हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब फिजिक्स आपको आसान लग जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स आने के बाद फिजिक्स बहुत अच्छा लगने लगता है। तो चलिए यहाँ से हम देख रहे हैं, अब इसी इक्वेशन को हम उठा कर यहाँ ले आ रहे हैं। तो अब ये बी जो आ जाएगा, ये इसको उठा करके हम यहाँ लाएँ। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, इसको म्यू नोट कहते हैं, आई प्लस एच। ये कुछ इस तरह से आता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। किताबों में जो लिखा होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए, तो ये जनरली इस तरह से लिखा जाता है बुक में कि अब म्यू नोट को डिवाइड करते हैं बी नेट। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, मटेरियल के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको लिखा रहता है किताबों में जनरली कुछ ऐसे ही, बी डिवाइड बाय म्यू नोट माइनस आई। अब देखिए यहीं से आ रहा है, तो बी में अगर इनसे डिवाइड कर देंगे तो बी बाय म्यू नोट, और इस आई को इस तरफ ला करके भेज देते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है। लेकिन आपको पता चल चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो दो फैक्टर से होते हैं किसी मटेरियल के अंदर, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो अब ये बात देखिए कि जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड होगा, अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर को हम बढ़ाते जाएंगे तो इनके अंदर अलाइनमेंट भी ज़्यादा होती है। अभी आप दिखाए थे कि अलाइनमेंट को इंक्रीज करने का दो तरीका हमारे पास है। पहला तरीका ये है कि या तो हम फील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, और दूसरा है कि टेम्परेचर को घटा दें। तो फील्ड को बढ़ाना आसान होता है, क्योंकि करंट को आप इंक्रीज कर दीजिए किसी सोलेनॉइड के अंदर तो फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। अगर फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो एच है ये एक्सटर्नल फैक्टर है और बी से रिलेटेड ही होता है, क्योंकि देखिए ये बी से ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बी नोट बाय बी माइनस आई ये होता है। तो अब क्या कि जितना ज़्यादा एच बढ़ाएंगे, मान के चलिए आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए, जितना ज़्यादा एच बढ़ेगा एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ही बी नोट आ जाता है। अगर आपको बता दें कि अभी किसी वैक्यूम में ये लास्ट में कर देंगे, तो चलिए अब ये देख लीजिए, ये एक्सटर्नल फैक्टर पे कैसे डिपेंड करता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड अगर वैक्यूम है, अगर वैक्यूम में लेकर के चलेंगे तो कोई मटेरियल होगा नहीं। तो इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, वैक्यूम में नो मटेरियल, वैक्यूम के अंदर जो होता है किसी भी तरह का मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ से हम बी लिख सकते हैं म्यू नोट इंटू एच प्लस आई। अगर कोई मटेरियल ही नहीं है तो आई जो मैग्नेटिक डायपोल, वो मैग्नेटिक डायपोल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो ये आई है वो जीरो हो रहा है। अगर हम वैक्यूम के अंदर ले जाएंगे तो किसी भी तरह का मटेरियल नहीं है तो उसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल कहाँ से आएगा। अब मैग्नेटिक डायपोल नहीं है तो अगर बी एक्सटर्नल को अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे, अगर मान के चलिए अगर ये वैक्यूम में तो इसको बी नोट से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये म्यू नोट एच आ जाएगा। आप देख सकते हैं अगर हम किसी वैक्यूम में बात किए तो जितना ज़्यादा बी को इंक्रीज कर रहे हैं उतना ज़्यादा एच इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एच के इंक्रीज करने की वजह से ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है, यानी कि आई बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मोर द वैल्यू ऑफ आई एच
एच वेक्टर मोर विल बी, चलिए मोर विल बी आई वेक्टर। अब पता चले अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में इंक्रीज कर रहा है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। तो एक्सटर्नल फैक्टर को इंक्रीज करने के बाद इंटरनल फैक्टर भी इंक्रीज हो जाता है। जितना ज़्यादा फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा एलाइनमेंट होगा, जितना ज़्यादा एलाइनमेंट होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतना ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करते जाएगा। देख सकते हैं जितना ज़्यादा आई होगा तो उतना ज़्यादा, ये आई जो डिपेंड कर रहा है, जितना ज़्यादा एच उतना ज़्यादा आई हो रहा, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है। तो यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको कहते हैं जीटा। ये जीटा है और ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक, थोड़ा नाम अजीब है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये जो डिपेंड कर रहा है ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये दो बातों पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा इसका, अगर कोई मटेरियल है तो मटेरियल को अगर मान करके चलिए ले लिए तो इसका वैल्यू तो मटेरियल के अकॉर्डिंग हो जाएगा कुछ ना कुछ, जीटा का वैल्यू। और साथ साथ अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो जीटा का वैल्यू डिक्रीज करता है, जो कि नेक्स्ट क्लास में आने वाला है। तो वहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर पढ़ेंगे। तो क्यूरी टेम्परेचर जब पढ़ेंगे तो वहीं से आपको जीटा थोड़ा और समझ में आ जाएगा। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद जीटा का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। जैसे मान के चलिए आप देखिए यहीं से, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर है, फील्ड लीजिए थोड़ा सा, इसको देखिए, कोशिश कीजिए फील्ड लेने की। जितना ज़्यादा हम फील्ड बढ़ा रहे हैं तो वो क्या है कि एच की वजह से आई इंक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दे, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये उतना ज़्यादा रैंडम मोशन हो जाएगा। रैंडम मोशन होने की वजह से इसका एलाइनमेंट बिगड़ेगा। एलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो डिक्रीज करेगा। एच इंक्रीज कर जा रहे हैं, ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब कहने का ये फैक्टर जो डिसाइड कर रहा है, ये कांस्टेंट जो टेम्परेचर को बदलने पे ये बदल जाता है। क्योंकि टेम्परेचर को अगर हम चेंज करेंगे ये कांस्टेंट टर्म जो है तो ये बदलने लगेगा। क्योंकि टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो उतना ज़्यादा रेंडमनेस आ जाएगा, उतना ज़्यादा रेंडमनेस आ जाएगा तो ज़्यादा एक्सटर्नल अप्लाइड करने के बाद जो है सो इंटरनल फील्ड जो अप्लाइड होगी वो इंटरनल कम हो जाएगा। कम होने का मैंने वजह क्या है कि ये घट चुका है। ये जीटा जो है, जिसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ये डिक्रीज कर जाएगा। तो इतना बात को आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जैसे कि B इक्वल टू लिखे तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट इंटू एच या आई प्लस एच लिखे थे, इसको आई प्लस एच इतना लिख चुके हैं। तो यहाँ से कर सकते हैं। सो B इक्वल टू म्यू नॉट, आई की जगह पे अभी बढ़ चुके हैं कि आई इक्वल टू जो होता है वो एक्स जीटा हो जाएगा, कुछ एक्स एच प्लस एच, इसको लिख सकते हैं। अब एच को बाहर कर लेते हैं तो B इक्वल टू जो आ जाएगा म्यू नॉट इंटू जीटा, या इसी को 1 प्लस जीटा कह दीजिए इंटू एच। तो बस इतना भी रहने दीजिए। आप थोड़ा सा एक फील लेते हैं कि ये मटेरियल का है, ये मटेरियल का है। अब लिखेंगे इफ़ देयर इज नो मटेरियल। अगर मटेरियल नहीं होता, इफ़ देयर इज नो मटेरियल, अगर मटेरियल नहीं है तो क्या है, वैक्यूम है। क्या ये वैक्यूम है? अगर वैक्यूम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जनरली हम उसको क्या करते हैं, बी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच, ये आई वेक्टर है। तो जब मटेरियल कोई प्रेजेंट नहीं तो ये टर्म जो हो जाएगा जीरो। आप समझ रहे हैं? तो देखिए ये बी नॉट जो आ रहा है वो म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर आ रहा है। बात समझ में आ रही है?
तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी जो मटेरियल का है, इसको मटेरियल कह सकते हैं m इक्वल टू म्यू नॉट m इंटू एच। अब इस बात को समझिए कि अगर कोई अगर कोई मटेरियल नहीं था तो म्यू नॉट इंटू एच, अगर कोई मटेरियल आता है तो मटेरियल का मैग्नेटिक सब्सिडिटी, इसको कहते हैं मैग्नेटिक सॉरी ये परमिएबिलिटी है, ये जनरली जो है सो ये परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, इसका नाम आप जान चुके हैं। जिस तरह से बायो सेवर्ट लॉ पढ़े थे तो वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं इसको, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अब ये जो है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी आता था और मैग्नेटिक फील्ड में जो होता है परमिटिविटी होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये टर्म जो है ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बगल में लिख रहे हैं तो ये म्यू एम जो है, म्यू एम को म्यू नॉट इंटू म्यू आर कर सकते हैं, जहाँ पे म्यू आर क्या हो, रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा, ये जो आ जाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी हो चुका है। तो अब म्यू आर का फॉर्मूला हम लोग तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, म्यू आर किसके जगह पे आया है, 1 प्लस जीटा की वजह से, 1 प्लस जीटा के वजह से। तो म्यू आर जो आ गया ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है, क्या है ये, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसको लिख ही चुके हैं। अब म्यू आर को निकालने का एक फॉर्मूला और, म्यू आर इक्वल टू म्यू एम बाय म्यू नॉट, म्यू एम डिवाइड बाय म्यू नॉट। तो आप दोनों तरीक़ा से म्यू आर निकाल सकते हैं, अगर मीडियम का परमिटिविटी दिया हुआ है तो भी, और ये वैक्यूम का अगर दिया हुआ है तो भी निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से एक थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं कि अगर मान करके चलिए कोई सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के अंदर अगर कोई मटेरियल, अगर ये कोई सोलेनॉइड है, अब इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, अगर कोई मटेरियल अगर इसके अंदर नहीं है, नो मटेरियल इनसाइड, इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं, तो इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको म्यू नॉट कहेंगे। तो म्यू नॉट के वजह से ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स होता है, आई इसके अंदर करंट होता है। अब इनके अंदर मटेरियल प्लेस कर देंगे, यहाँ से लिख सकते हैं इफ मटेरियल इज इंट्रोड्यूस, मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड। अब जब मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा उसको मैग्नेटिक फील्ड इंसाइड मटेरियल को म्यू एम से रिप्रेजेंट करेंगे, बी एम से, और इनको लिख सकते हैं म्यू एम इंटू एन आई, एन आई। तो इनको एक बार लिख लीजिए आप, हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, म्यू एम इंटू एन आई आ गया है, लिख लिए। तो चलिए देखिए इसी को यहाँ से मिटा देते हैं, एक बार अब भी टाइम में लिख सकते हैं। चलिए तो इसी बात को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या था, बी एम, कलर चेंज कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल इक्वल टू म्यू एम को यहाँ से म्यू नॉट इंटू आर कर सकते हैं, तो इसको म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन आई ये भी कर सकते हैं। ये आपको पता है कि अगर वैक्यूम क्रिएट होता तो उसके अंदर अगर कोई मटेरियल नहीं है तो उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको बी एम कहते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं बी एम इक्वल टू म्यू आर इंटू बी नॉट, और यहाँ से म्यू आर का जो वैल्यू आ रहा है वो बी एम बाय बी। तो आप देखिए अब ये तो एक फैक्टर हो चुका है कि आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं था तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट था, अगर कोई मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी एम आ चुका था। इसका मतलब है कि कोई अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी तरह का अगर मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं
इट इज़ अ फैक्टर, क्या ये इट इज़ अ, ये एन से सॉरी एस सी वर्मा सर जो है इसको अच्छी तरह समझा इसी तरह से, इट इज़ ए फैक्टर बाय विच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग सम मटेरियल, इंट्रोड्यूसिंग सम मटेरियल। चलिए यहाँ से इस तरफ कर देते हैं, सम। अब म्यू आर क्या है, तो म्यू आर से यहाँ भी कह सकते हैं कि ये एक फैक्टर है जिससे किसी वैक्यूम में अगर कोई मटेरियल को डालते हैं तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो इंक्रीज हो जाती है वही, जैसे मान करके चलिए कि शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी था 10, मान लेते 10 टेस्ला था। अब मटेरियल को इसके अंदर डालने के बाद, इसके अंदर जैसे हम कोई मटेरियल को डाल दें तो मटेरियल डालने के बाद जो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होकर के मान लीजिए 30 हो चुका है। तो ये 30 अगर हो चुका है तो म्यू आर का वैल्यू 3 आ गया, यहाँ से म्यू आर का वैल्यू जो है वो 3 आ चुका है। तो म्यू आर का फॉर्मूला आप देखिए 3-4 फॉर्मूला आ चुका है। पहला म्यू आर निकालने के लिए डायरेक्ट म्यू नॉट इंटू म्यू आर से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला से म्यू आर इक्वल टू म्यू एम बाय म्यू नॉट से। और दूसरा बात यह कि ये निकाल सकते हैं म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जीटा से। और तीसरा फॉर्मूला आ चुका है म्यू आर इक्वल टू बी एम बाय बी नॉट। तो यहाँ से तीसरा भी लिख सकते हैं, इसको पहला मान लीजिए, इसको सेकेंड, और यहाँ से तीसरा है म्यू आर इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो चलिए इनके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर देते हैं ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अ सोलेनॉइड हैज़ मटेरियल परमिएबिलिटी 400 if solenoid has 1000 tons per unit length and current follow through it 2 एम्पियर। फाइंड, नंबर 1 में है H, सेकेंड है मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल, और थर्ड है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके बस ट्राई जरूर करें। तो चलिए अब हम करने वाले हैं, अगर कोई सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड के अंदर मटेरियल नहीं होती है तो यहाँ से लिख सकते हैं इफ़ नो मटेरियल प्रेजेंट। अगर कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं होती है तो हम लोग मान लेते हैं वैक्यूम है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कोई सिंपली वैक्यूम है जहाँ पे किसी तरह मटेरियल नहीं है। तो ये सोलेनॉइड है, मान करके चलिए ये कोई सोलेनॉइड है। अब इस सोलेनॉइड के अंदर किसी भी तरह का मटेरियल नहीं है तो ये क्वेश्चन नंबर मान के चलिए फर्स्ट H निकालने हैं। तो इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको बी नॉट कहेंगे। तो क्या होता है, बी नॉट जो आ जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। अब H जो होता है वो जनरली आप जानते होंगे कि H इक्वल टू म्यू नॉट, बी नॉट इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू H, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, इंटू प्लस आई, ऐसे ही कुछ होता था। लेकिन I इस मटेरियल का 0 होता है तो यहाँ से I जो आ जाएगा, सॉरी H जो आ जाएगा, I तो ख़त्म हो गया है,
ये H जो आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो आ जाएगा बी नॉट डिवाइड बाय म्यू नॉट। यहाँ से देखिए बी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय म्यू नॉट, तो म्यू नॉट कैंसिल, तो H का वैल्यू जो आ चुका है वो आ चुका है एन आई। तो N का वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स जो दिया हुआ है वो 1000 है, टर्न पर यूनिट लेंथ है तो N वही होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इनटू करंट दिया हुआ 2 एम्पियर। तो यहाँ से देखिए H का भी यूनिट वही होगा जो I का यूनिट होता है, क्योंकि जनरली दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं H एंड I हैव सेम यूनिट, क्योंकि दोनों को देखो कोई भी वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का यूनिट सेम होता है। तो H का और I का दोनों का यूनिट सेम होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं H इक्वल टू जो आ रहा है वो 2000 एम्पियर पर मीटर है, क्योंकि I का यूनिट हम लोग निकाल चुके हैं, एम्पियर पर मीटर होता है। अगर मान के चलिए हम कोई मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर दिए थे तो जिसका रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम सेकेंड क्वेश्चन को अगर करने पर आ जाएंगे तो हम बताए थे कि जो म्यू आर होता है वो बी एम डिवाइड बाय बी नॉट, तो बी एम जो निकल जाएगा वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू बी नॉट। तो म्यू नॉट तो यहाँ से आपको पता ही है, तो ये म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई होता है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 400 इंटू ये इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और n का वैल्यू दिया हुआ है 1000 और ये 2 एम्पियर है। तो अगर इनको देखा जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली जो होता है बी एम लगभग 1 टेस्ला आ जाता है, 1 टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है, तो 1 टेस्ला आ गया है। तो हम लोग थर्ड देखने वाले हैं, तो देखिए इनको बिठा देते हैं। तो थर्ड में 2 तरीका हम लोग को निकालने का। तो यहाँ से निकालने के लिए हम लोग I का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से जीटा इंटू H तो पता ही आपको, क्योंकि जो अभी H आया था लगभग H का वैल्यू अगर चाहे तो वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं 2000 एम्पियर पर मीटर आया था। यहाँ से जीटा है, तो ये जीटा का फॉर्मूला हम बताए थे कि म्यू आर जो होता है 1 प्लस जीटा, कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ से म्यू आर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4000 दिया हुआ है, ये 1 प्लस जीटा, तो यहाँ से जीटा का वैल्यू 399 कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए I इक्वल टू जो आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें I निकाल रहे हैं हम लोग। तो I इक्वल टू देखिए यहाँ से 399 इंटू 2000 लगभग इसको 400 मान लेंगे, तो ये I जो अप्रोक्सीमेटली आ जाता है, देख लीजिए ये 8, हमें अप्रोक्सीमेटली का इसको सीधा भी कर सकते हैं, तो ये 3 0 ऐसे आ जाएगा, ये 9 इंटू 2 18 आ जाएगा, और ये 19 और ये 6 and 7, तो ये एम्पियर मीटर इतना आ चुका है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, वहाँ से अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन वहाँ पे लिया गया है, तो ये इतना जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ चुका है वो इतना आ गया है, और देख रहे हैं कि वहाँ से कितना आएगा 399 टाइम्स जो है सो ये मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देता है। जैसे म्यू आर का देख रहे हैं तो ये 400 टाइम्स म्यू आर क्या है, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर वैक्यूम में देखेंगे तो अगर वही मैग्नेटिक फील्ड को कितना इंक्रीज कर दे रहा है, तो मटेरियल डालने के बाद 400 मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।